हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम काव्य खंड की अगली कविता करेंगे। इस वीडियो में कविता 3 कविताएं हम पढ़ चुके हैं। ये हमारी 4th कविता है। काव्य खंड का काम किस तरह करना है वो आपको पता चल ही चुका है कि सिर्फ प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ कॉपी में लिखने होते हैं, व्याख्या कॉपी में नहीं लिखनी। ठीक है। इस कविता की भी व्याख्या को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। हमारी कविता का शीर्षक है कैदी और कोकिला, और इस कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ये कविता उन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित करके लिखी है जिन्होंने, जब हमारा भारत देश गुलाम था तो देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। कैदी और कोकिला, इस कविता में कवि ने अपने आप को कैदी माना है कि वो अंग्रेज़ों द्वारा बंद की गई एक जेल में कैदी के रूप में बंद है, और उसकी कालकोठरी के बाहर यानी उसकी जेल के बाहर एक कोकिला मतलब कोयल, एक कोयल जो है वो बोल रही है। तो कवि कोयल से बातें कर रहा है और उसे अपनी दुर्दशा बता रहा है। जेल में रहने वाले हर एक कैदी की दुर्दशा बता रहा है कि किस तरह से अंग्रेज़ सरकार जो थी वो भारतीयों पर अन्याय और अत्याचार करती थी, किस तरह वो भारतीयों को पर शोषण किया करती थी। उन सब का जिक्र कवि ने इस कविता में किया है। कवि कोयल से बातें करते हुए उससे प्रश्न पूछता है कि वो किस तरह से उससे ऐसे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, क्या वो उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है। फिर कवि अपनी और कोयल की तुलना करता है। पहले उसे बताता है कि किस तरह उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार, क्या क्या अन्याय हो रहे हैं। फिर जब कवि को लगता है कि कोयल अपने गीतों के माध्यम से कवि के अंदर आज़ादी की भावना को और बुलंद करना चाहती है, उसे विद्रोह करने के लिए उत्साहित करना चाहती है, तब कवि अपनी और कोयल की तुलना करता है कि तू आज़ाद है और मैं कैदी हूँ, तो तेरे और मेरे बीच की कोई बराबरी नहीं हो सकती। कवि कहते हैं कोयल से, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कोयल, तुम क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। रह रह जाती का मतलब है कि गाते गाते रुक क्यों जाती हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से प्रश्न पूछता है कि क्या लाई हो तुम मेरे लिए, संदेशा किसका है, किसका संदेशा तुम मेरे लिए लेकर आई हो, कोयल कुछ बोलो तो। कवि की कालकोठरी के बाहर जब कोयल गा रही है तो कवि उससे पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो और गाते गाते चुप क्यों हो जाती हो, कोयल बोलो तो। क्या लाती हो, तुम क्या लाई हो, क्या किसी का संदेशा मेरे लिए लेकर आई हो, कोयल कुछ बोलो तो। अब कवि अपनी दुर्दशा बताता है कि उन्हें अंग्रेजी सरकार ने किस प्रकार से कालकोठरी में कैद रखा हुआ है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कवि कहता है कि हमें तो इन्होंने कहाँ रखा हुआ है, ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में। घेरे मतलब उसमें हमें कैद करके रखा हुआ है। ऊंची ऊंची काली काली दीवारों में के घेरों में हमें रख रखा है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। डाकुओं, चोरों, बटमारों का अर्थ है लुटेरों के डेरे में। डेरे का मतलब है स्थान, और डाकू, चोर और लुटेरों के स्थान पर हमको रखा गया है। मतलब कवि कहता है कि हमें तो ऊंची काली दीवारों में कैद करके रखा गया है कालकोठरी में, वहाँ जहाँ चोर, डाकू और लुटेरों का स्थान है रहने का। हम कोई चोर, डाकू, लुटेरे तो हैं नहीं, हम तो आज़ादी के सिपाही हैं, हम तो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, पर फिर भी हमें जहाँ चोर, डाकू और लुटेरों को रखा जाता है, रखने का स्थान है, वहीं पर हमें रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कहते हैं कि हमें
जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते और मरने भी नहीं देते, तड़पा कर हमें जीवित रखा हुआ है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जीने के लिए हमें पेट भर कर खाना भी नहीं देते और हमें मरने भी नहीं देते, तड़पा कर हमें जीवित रखा जाता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कवि कहता है कि मेरे जीवन पर, यानी हम सभी के जीवन पर अब दिन रात कड़ा, बड़ा सख्त पहरा लगा हुआ है इन अंग्रेज सिपाहियों का। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ये अंग्रेजी सरकार का शासन है या अंधेरे का गहरा प्रभाव है। कहता है कि ये जो अत्याचार हम पर कर रहे हैं, इनका अत्याचार करने का, ये इनका शासन करने का एक तरीका है या फिर जो चारों तरफ निराशा का अंधकार छाया है उसका प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। हिमकर का मतलब है चंद्रमा, निराश कर चला रात भी काली, यानी कि कवि जिस रात्रि का वर्णन इसमें कर रहा है वो अमावस्या की काली रात है। वो काली रातें जिसमें चंद्रमा आकाश में नहीं होता तो चारों तरफ अंधेरा छाया रहता है। तो हिमकर निराश कर चला रात भी काली, चंद्रमा भी निराश होकर रात काली करके चला गया। यानी कि वो कहता है कि चंद्रमा भी निराश हो गए स्थिति को देखकर और वो भी अब हमें छोड़कर निराश होकर रात को काली करके चला गया। इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली, और इस समय कालीमा मई मतलब तुम काले रंग की, कोयल का रंग कैसा है, काला, और इस समय तुम कालीमा मई, काले ही रंग की बनी हुई, जगी क्यों आली, आली का मतलब है सखी, तुम क्यों जगी हुई हो हे सखी। ठीक है, कवि इसमें बता रहा है कि उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। कोयल जब बोलती है उसकी कोठरी के बाहर, तो मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, पहला काव्यांश फिर से रिपीट कर रही हूँ। कवि कोयल से पूछता है कि तुम क्या गाती हो और गाते गाते चुप क्यों हो जाती हो, कोयल कुछ बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, क्या लाई हो तुम, किसका संदेशा लेकर आई हो, कोयल कुछ बोलो तो। अब कवि अपने जीवन के बारे में बता रहा है कि किस तरह उन्हें रखा जा रहा है वहाँ पर। कहता है ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि हमें ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में रखा गया है, डाकू चोर और लुटेरों के स्थान पर, जहाँ डाकू चोर और लुटेरों को रखा जाता है उस स्थान पर हमको रखा गया है। तो कवि कहता है हमें चोर, डाकू और लुटेरों के स्थान पर रखा गया है। हमें जीने के लिए ये पेट भर कर खाना भी नहीं देते और हमें मरने भी नहीं देते। अगर हम मरना चाहें तो ये हमें मरने भी नहीं देते और हमें तड़पा तड़पा कर जीवित रखते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। हमारे जीवन पर अब दिन रात अंग्रेजी सरकार का कड़ा, बहुत सख्त पहरा है। ये अंग्रेजी सरकार का शासन है या अंधकार का गहरा प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, चंद्रमा भी निराश होकर रात को काली करके चला गया है। और इस समय में काले रंग की हे सखी तुम क्यों जाग रही हो, कोयल कुछ बोलो तो। अगला काव्यांश है क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्यों हूक पड़ी, हूक का मतलब है चीखना, वेदना का मतलब है दर्द, बोझ वाली सी यानी कि बहुत दर्द भरी आवाज़ में, बहुत पीड़ा भरी आवाज़ में क्यों हूक पड़ी। कवि कहता है कि तुम क्यों चीख पड़ी, इस दर्द भरी करुणा भरी आवाज़ में तुम क्यों चीख पड़ी, कोयल कुछ बोलो तो। कवि कहता है कि कोयल हमेशा मीठी वाणी में बोलती है। कोयल की आवाज़ जो है वो इतनी मधुर होती है कि सबको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। और वही कोयल जो हमेशा मीठा बोलती है, आज वो इतनी कर्कश आवाज़ में, यानी इतनी दर्द भरी आवाज़ में या बड़ी पीड़ा भरी आवाज़ में बोल रही है, जिससे कवि को अंदेशा होता है, वो अनुमान लगाता है कि कोयल आखिर इस तरह से क्यों चीख रही है। कि कोयल तुम तो हमेशा मीठा गाती हो, मधुर गाती हो, तो आज तुम्हारी आवाज़ में इतनी वेदना, इतना दर्द, इतना बोझ क्यों है। ठीक, इस काव्यांश में कवि कोयल से पूछेगा कि हमेशा मीठा गाने वाली, क्या तुमसे तुम्हारी उस मीठी वाणी को अंग्रेज़ों ने छीन लिया है, लूट लिया है, जो तुम आज इतनी दर्द भरी आवाज़ में गा रही हो। तो ध्यान से सुनना है काव्यांश को। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, तुम क्यों चीख पड़ी,
इस दर्द भरी वेदना करुणा भरी आवाज़ में तुम क्यों चीख पड़ी, कोयल कुछ बोलो तो। क्या लूटा, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। मृदुल का मतलब है मीठी, वैभव मतलब संपत्ति, ऐश्वर्य। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। और क्या लूट लिया है उन्होंने तुमसे? क्या जिस मधुर मीठी वाणी की संपत्ति की तुम रखवाली करती थी वो तुमसे अंग्रेजों ने लूट ली है, कोयल कुछ बोलो तो। कवि कहता है कि क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोयल तुम इतनी दर्द भरी आवाज़ में क्यों चीख पड़ी हो, कोयल कुछ बोलो तो। क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, ये तीनों लाइनें एक साथ चलेंगी। अगर आप एक लाइन को बोलेंगे क्या लूटा फिर मृदुल वैभव की रखवाली सी, तो आपकी व्याख्या बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। तीनों लाइनें एक साथ चलेंगी। उधर वो वाली लाइनें, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, कि तुम इतनी दर्द भरी आवाज़ में क्यों चीख पड़ी, कोयल कुछ बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, और क्या मृदुल वैभव वो मीठी मधुर वाणी, मृदुल मतलब है मीठी मधुर, वैभव का मतलब होता है संपत्ति ऐश्वर्य, पर यहाँ उसकी संपत्ति की बात की जा रही है, कोयल की मीठी वाणी की संपत्ति, जो ईश्वर ने जिस संपत्ति का खजाना किसे दिया है, कोयल को। रखवाली सी, रखवाली करने वाली, ठीक है। कवि कहता है कि क्या वो मधुर मीठी वाणी की संपत्ति, वो खजाना जिसकी रखवाली करने का अधिकार स्वयं ईश्वर ने तुम्हें दिया है, वो अंग्रेजों ने तुमसे लूट ली है, कोयल कुछ बोलो तो। इसका वाक्यांश को ध्यान से समझना है। क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, क्या जो मधुर मीठी वाणी की संपत्ति के खजाने की रखवाली जो तुम करती थी, जो स्वयं ईश्वर ने तुम्हें दी थी, क्या वो आज अंग्रेजों ने तुमसे लूट ली है। और ऐसा कवि क्यों कह रहा है, क्योंकि कोयल जो मीठी मधुर वाणी में गाती है वो आज बड़ी दर्द भरी, वेदना भरी, करुणा भरी आवाज़ में गा रही है, उसकी वाणी में वो मधुरता नहीं है, इसलिए कवि कोयल से ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। आगे है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। बावली का मतलब है पागल, अर्धरात्रि मतलब आधी रात। अब कवि अंदेशा लगा रहा है कोयल के बोलने का, अनुमान लगा रहा है कि आखिर जो कोयल हमेशा इतना मीठा मधुर गाती है वो आज इतनी कर्कश आवाज़ में क्यों गा रही है, तो वो अनुमान लगाता है क्या क्या, अब ये सुनना। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। क्या तुम बावली हो गई हो जो आधी रात में चीख रही हो, कोयल कुछ बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। दावानल शब्द एक यहाँ पर आया, दावानल, दावानल शब्द का अर्थ है जंगल में लगी हुई आग, ज्वालाएं मतलब उसकी लपटें। क्या तुमने जंगल में लगी आग की लपटें देख ली हैं, कोयल कुछ बोलो तो। प्रश्न बनता है कि कवि कोयल के बोलने का क्या क्या अंदेशा लगा रहा है, क्या क्या अनुमान लगा रहा है। तो उसने पहला अंदेशा तो क्या लगाया था कि क्या तुम मेरे लिए कोई संदेशा लेकर आई हो, ठीक है। दूसरा कि क्या तुमसे अंग्रेजों ने तुम्हारी मीठी मधुर वाणी की संपत्ति जिसकी तुम रखवाली करती थी वो लूट ली है, छीन ली है। तीसरा वो अंदेशा लगा रहा है कि क्या कोयल पागल हो गई है जो आधी रात में इस तरह से चीख रही है। और चौथा अंदेशा उसका है कि क्या कोयल ने जंगल में कोई लगी हुई आग की लपटें देख ली हैं जो वो इस तरह से चीख रही है। क्या हुई बावली, क्या तुम बावली हो गई हो, पागल हो गई हो जो इस तरह आधी रात में चीख रही हो, कोकिल बोलो तो, कोयल कुछ बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, और क्या तुम्हें जंगल में लगी हुई आग की लपटें दिख गई हैं, कोयल कुछ बोलो तो। अब यहाँ तक तो कवि ने कोयल के बोलने का अनुमान लगाया है कि कोयल जो मधुर वाणी में गाती है वो आज इतनी दर्द भरी आवाज़ में गा रही है, तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है। ये वो कवि ने वो कारण बताए हैं। जब उनकी कालकोठरी के बाहर एक दर्द भरी, पीड़ा भरी आवाज़ में कोयल गा रही है, तो कवि ने ये अनुमान लगाए हैं, ये कारण बताए हैं उसके बोलने के। अब कवि अपनी दुर्दशा बताएगा इसमें कोयल को। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। ये काव्यांश थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको ध्यान से सुनेंगे। एक बार में समझ नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके 2 बार सुन लीजिएगा। और मैं आपके पास जो PDF भेजती हूँ उसमें व्याख्या होती है, तो वहाँ से आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं व्याख्या को पढ़कर। और बेटा, मैं हर वीडियो में ये बात रिपीट करती हूँ कि व्याख्या आपको नोटबुक में नहीं लिखनी,
उसके बावजूद भी मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल यही पूछने के लिए आते हैं कि मैम व्याख्या लिखनी है क्या कॉपी में। व्याख्या नहीं लिखनी, आपको केवल प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ लिखने होते हैं। और इन केस किसी भी PDF में अगर शब्दार्थ भी आपको नहीं मिलते हैं तो वो भी आपके लिए कंपलसरी नहीं है लिखने। वो तो सिर्फ आप समझ जाओ, आपकी जो वोकेबलरी है शब्दों की वो मजबूत हो जाए, इसलिए मैं भेजती हूँ। आपके पेपर में शब्दार्थ नहीं आते, 9th क्लास के स्टूडेंट्स के शब्दार्थ पेपर में नहीं आते, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पे ध्यान रखना कि व्याख्या आपको नहीं लिखनी। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कवि कहता है कि कोयल, क्या तुम देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, जो मेरे हाथों में ये हथकड़ियाँ पहना रखी हैं। जंजीरों का मतलब है हथकड़ियाँ, कि क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा ये गहना जो मेरे हाथों में पड़ा हुआ है। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, ये हथकड़ियाँ नहीं है। तुम इन्हें हथकड़ियाँ क्यों समझ रही हो, ये तो अंग्रेजी सरकार का हमें दिया हुआ गहना है, जेवर है। यानी कि कवि के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, तो कवि कोयल से कह रहा है कि तुम इन्हें हथकड़ियाँ क्यों समझ रही हो। हम आज़ादी के सिपाहियों के लिए ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये तो हमें अंग्रेजी सरकार का दिया हुआ वो आभूषण है, वो गहना है, जो हमें देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की स्वतंत्रता में भाग लेने के लिए सम्मान के रूप में दिया गया है। कवि ने हथकड़ियों को अपने लिए सम्माननीय माना है। वो उन्हें अपने लिए बंधन नहीं मानते, जंजीर नहीं मानते, बल्कि उसे अपने लिए सम्मान के योग्य माना है, जो उसे भारत देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के बदले अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो कवि कहता है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, कि कोयल, क्या तुझे मेरे हाथों में ये जंजीरों का गहना दिखाई नहीं देता। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, ये हथकड़ियाँ क्यों हैं, तुम इन्हें हथकड़ियाँ क्यों समझ रही हो। ये तो अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश राज का मतलब है अंग्रेजी सरकार का, अंग्रेजी राज का, शासन का हमें दिया हुआ गहना है, जो हमें देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने के फलस्वरूप मिला है। कोल्हू का चरक चूं, जीवन की तान। कोल्हू क्या होता है। कोल्हू देखो, एक तो चक्की होती है, ठीक है, जिसमें सारा दिन कैदियों को जो है वो जेल में रखकर आटा पिसवाया जाता था। एक मशीनरी होती है, वैसे जिस मशीन से गन्ने का रस निकलकर गुड़ बनाया जाता है उसे भी कोल्हू कहते हैं। पर यहाँ कवि ने बात की है चक्की की, क्योंकि जेल में क्या पिसवाई जाती है, चक्की, गुड़ नहीं बनवाया जाता, ठीक है। तो कोल्हू उसे भी कहते हैं जिस मशीन का प्रयोग गुड़ बनाने के लिए, गन्ने का जूस निकालकर गुड़ बनाने के लिए किया जाता है, और चक्की को भी कहा जाता है, ठीक है। तो कोल्हू का चरक चूं, अब चरक चूं का मतलब है कि जब कोई मशीन चलती है, कोई भी मशीनरी जब चलती है तो उससे आवाज़ आती है। यह आपको भी पता है कि जब भी कोई मशीनरी चलती है तो उससे थोड़ी बहुत तो आवाज़ आती है। अब यहाँ कवि जो है वो जेल में बंद हैं, जेल में उन कैदियों से चक्की पिसवाई जाती है, और उस चक्की के चलने से जो ध्वनि निकलती है, जो आवाज़ आती है, वही कैदी कहता है कि अब तो वही हमारे जीवन का गीत है। कोल्हू का चर्रक चूं, जीवन की तान, कोल्हू के चलने से जो आवाज़ आती है, कोल्हू की ध्वनि ही अब हमारे जीवन का गीत बन गया है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, गिट्टी का मतलब है पत्थर के टुकड़े पर अंगुलियों ने लिखे गान, गान का मतलब है गाने, गीत। और जेल में रहकर इन कैदियों से पत्थर तुड़वाए जाते हैं, तो कवि कहता है कि इन गिट्टियों पर, यानी इन पत्थर के टुकड़ों पर हमारी उंगलियों ने आज़ादी के गीत लिख दिए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ये दोनों लाइनें एक साथ चलेंगी, ये दोनों लाइनों की व्याख्या एक साथ पढ़ेंगे। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, जुआ का मतलब है रस्सी, मोट का मतलब है बोझा। कि कवि कहता है कि मैं अपने पेट पर रस्सी बांधकर अंग्रेजी सरकार का बोझा खींचता हूँ, भार उठाता हूँ। यानी कि अंग्रेजी सरकार जो है वो कैदियों पर पूरी तरह से अत्याचार करती है। इन भारतीय कैदियों को बहुत ज़्यादा यातनाएं दी जाती हैं, बहुत पीड़ा दी जाती है, इनसे बहुत अमानवीय व्यवहार किया जाता है और बहुत कठिन कार्य करवाया जाता है। इनसे बहुत भारी बोझे खिंचवाए जाते थे रस्सी बांधकर, चाहे अपने कंधे पर उस रस्सी को बांधे या अपने पेट पर या हाथों से खींचें, तो इनसे वो बहुत भारी बोझा जो था वो रस्सी से हाथों से खिंचवाया जाता था। तो कवि कहता है कि मैं अपने पेट पर रस्सी बांधकर अंग्रेजी सरकार का भार उठाता हूँ, भार खींचता हूँ,
खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और मैं अपने साहस से, अपनी वीरता से अंग्रेजी सरकार का अकड़ से भरा हुआ कुआं खाली करता हूँ। यानी कि जो भी वो काम मुझसे करवाती है, जो बहुत सारा काम, ये कुएं का मतलब हो गया कि बहुत सारा काम या बहुत सारे अत्याचार, ठीक है। तो मैं वो सारे अत्याचार सह जाता हूँ और अपने आत्मसम्मान से, अपने स्वाभिमान से, अपने बल से, अपने आत्मसम्मान के बल से मैं ब्रिटिश सरकार के, अंग्रेजी सरकार के उस अकड़ से भरे हुए कुएं को खाली करता हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। और तुम दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, और सबके मन में दिन में, क्योंकि सभी हम सब काम कर रहे होते हैं, इसलिए तुम ये दर्द भरे गीत जो हैं, जो हमें रुला दें, वो तुम दिन में नहीं गाती हो। इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए हे सखी, आली का मतलब मैंने पीछे भी बताया था, सखी। इसलिए हे सखी, तुम रात में अपने दर्द भरे गीतों से गजब ढा रही हो। कवि कहता है कि दिन में तो हम ये सारा काम करते हैं, इस काम में व्यस्त रहते हैं, तो तुम्हारे इतने दर्द भरे, करुणा भरे गीतों को सुनकर हम रो पड़ेंगे, हमारा काम में ध्यान नहीं लगेगा, इसलिए तुम रात में अपने इन गीतों से गजब ढा रही हो। दोबारा सुनना काव्यांश को। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना कोयल, क्या मेरे हाथों में पड़ा ये जंजीरों का गहना, ये हथकड़ियों रूपी गहना तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हथकड़ियाँ क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं। तुम इन्हें हथकड़ियाँ क्यों समझ रही हो? ये तो हमें अंग्रेजी सरकार का दिया हुआ गहना है, जो हमें स्वतंत्रता संग्राम के बदले मिला है। कोल्हू का चरख चूं जीवन की तान, और कोल्हू की ध्वनि ही, कोल्हू के चलने की ध्वनि ही हमारे जीवन का गीत बन गई है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और पत्थर के टुकड़ों पर हमारी उंगलियों ने अपनी आज़ादी के गीत लिख दिए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मैं अपने पेट पर रस्सी बांधकर अंग्रेजी सरकार का बोझा खींचता हूँ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और अंग्रेजी सरकार का अकड़ से भरा हुआ, घमंड से भरा हुआ कुआं मैं अपने आत्मबल से खाली करता हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, तुम हम सबको रुला देने वाली इन दर्द भरे गीतों को दिन में नहीं गाती हो, कहीं हम रो ना पड़ें, इसलिए अपने इन गीतों से रात में गजब, हे सखी, तुम अपने इन गीतों से रात में गजब ढा रही हो। अभी तक जितने काव्यांश पढ़ाए वो समझ आए। पहले काव्यांश में कवि कोयल के बोलने की का अनुमान लगा रहा है कि कोयल क्यों बोल रही है, क्या वो उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है। दूसरे में वो उसे अपनी पीड़ा बताता है कि किस तरह उन्हें जेल की काल कोठरी में रखा गया है, किस तरह उन्हें चोर डाकू लुटेरों के स्थान पर रखा गया है, और उन्हें जीने के लिए खाना भी नहीं देते। जो अन्याय, जो अत्याचार उन पर किए जाते हैं, दूसरे काव्यांश में कवि ने उसका वर्णन किया है। तीसरे काव्यांश में कवि ने कोयल जो हमेशा मीठी मधुर वाणी में गाती है, वो आज बड़ी दर्द भरी आवाज़ में गा रही है, बहुत बेसुरा गा रही है, जिसके कारण कवि उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी मीठी मधुर वाणी की वो संपत्ति जिसकी तुम रखवाली करती थी, वो अंग्रेज़ों ने तुमसे लूट ली है? कोयल कुछ बोलो तो। तीसरे में कवि कोयल के बोलने का अनुमान लगा रहा है कि क्या तुम बावली हो गई हो, पागल हो गई हो, जो आधी रात में चीख रही हो, या तुमने जंगल में लगी आग की लपटें देख ली हैं। चौथे काव्यांश में कवि अपने ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचार का वर्णन कर रहा है कि उन्हें हथकड़ियों में बांध कर रखा गया है, किस तरह उन पर उनका शोषण किया जाता है, किस तरह उन पर अन्याय किया जाता है, इसका वर्णन उसने किया है। ठीक है, तो मैंने 4 काव्यांश आपको इस वीडियो में करवाए हैं। आधी जो कविता रह गई है वो इस वीडियो के पार्ट 2 में करवाऊंगी। ठीक है, और बेटा रिपीटेड मैं चैप्टर एक बार आपके पास सारे भेज चुकी हूँ, जो जो हमारे पेपर में आने वाले हैं, जैसे कि क्षितिज का पार्ट 1 2 बैलों की कथा, पार्ट 2 लहासा की ओर, कृतिका का पार्ट 1 मेरे संग की औरतें। और कुछ बच्चों को ये भी डाउट है कि मैम कृतिका में पार्ट 1 मेरे संग की औरतें नहीं है, पार्ट 1 कोई और है। तो मैंने जब स्टार्टिंग में आपको कृतिका के चैप्टर्स करवाए थे तभी कहा था कि इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला और 5वां
हमारे सिलेबस में अब नहीं है, वो कट चुका है, हमारे सिलेबस में ही नहीं है वो। तो हमें कृतिका के सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने हैं, 3 में से 2 मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो उन 2 में जो हमने पहला किया यानी मेरे संग की औरतें, वही हमारा पहला पार्ट होगा। और उपसर्ग प्रत्यय का मैंने आपके पास प्रैक्टिस सेट भेजा था, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे। मेरे पास बहुत कम बच्चों का रिस्पॉन्स आया है, बहुत कम बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया है जिन्होंने काम करके मेरे पास व्हाट्सअप किया है। मैंने पहले भी आपको वीडियो में कहा था कि ये जो प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, ये आप प्रैक्टिस करके मेरे पास व्हाट्सअप करेंगे। और बहुत कम बच्चों ने मेरे पास भेजा, जिन्होंने भेजा उनका मैंने सेक्शन और क्लास नोट किया हुआ है। तो जिन बच्चों ने नहीं भेजा है काम, सो प्लीज़ उस प्रैक्टिस वर्क को करके मेरे पास व्हाट्सअप कीजिए। और आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, आपको कुछ समझ नहीं आता, तो नंबर आपके पास है, आप कॉल करके पूछ लीजिए। जो PDF में लास्ट सैटरडे मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भेजे थे उपसर्ग और प्रत्यय के, वो आपको करने हैं, ठीक है। और आज की वीडियो जो है ये इस कविता की, ये 2 पार्ट में है। पार्ट 1 में आधी कविता हमने पढ़ी है, आधी कविता पार्ट 2 में पढ़ेंगे।